नमस्कार। आज हम क्लाउड स्टोरेज की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं और हमारा फोकस है अमेज़न ईबीएस पर, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। ये AWS इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बेहद ज़रूरी सर्विस है ना? हाँ, बिल्कुल। ईबीएस क्लाउड कंप्यूटिंग का आप कह सकते हैं एक आधार है। खासकर जब अमेज़न के EC2 इंस्टेंस की बात आती है, मतलब वर्चुअल सर्वर्स की। हाँ, आज की हमारी जो बातचीत है वो एक AWS केंद्रित पॉडकास्ट पर आधारित है, जिसमें ईबीएस कैसे काम करता है, उसकी क्या खासियतें हैं, ये सब समझाया गया है। तो आज का मिशन क्या है? मतलब हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हम ईबीएस की गुत्थियों को सुलझाना चाहते हैं। ये असल में है क्या चीज, इसके अलग अलग फ्लेवर कौन से हैं, और शायद सबसे जरूरी, इसे कब और क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, खासकर जब स्टोरेज के और भी ऑप्शंस हैं, जैसे S3 है, EFS है, उनमें और इसमें क्या फ़र्क है? सही कहा। हमारा मकसद यही है कि ईबीएस की बुनियादी समझ बन जाए और ये पता चले कि ये बाकियों से कैसे अलग है, क्योंकि सही स्टोरेज चुनना बहुत जरूरी है। प्रदर्शन पर भी असर पड़ता है और लागत पर भी। बिल्कुल, और अक्सर यहीं पर लोग थोड़ी गलती कर बैठते हैं। चलिए फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये ईबीएस अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो है क्या? सबसे आसान तरीका इसे समझने का है, ईबीएस को आप अपने EC2 इंस्टेंस के लिए एक बाहरी मतलब एक्सटर्नल वर्चुअल हार्ड ड्राइव समझिए। बाहरी वर्चुअल हार्ड ड्राइव। जैसे आप अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाते हैं ना, हाँ हाँ। वैसे ही EC2 इंस्टेंस के साथ ईबीएस वॉल्यूम अटैच किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है। ये उस इंस्टेंस को स्टोरेज देता है। अच्छा, जैसे फिजिकल सर्वर में हम एसएसडी या हार्ड डिस्क लगाते हैं, ये वैसा ही हुआ। मतलब डेटा ब्लॉक लेवल पर स्टोर होता है इसमें। एकदम सही। ये ब्लॉक स्तरीय स्टोरेज है। इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसे एक रॉ डिस्क की तरह देखता है। बिल्कुल कच्ची डिस्क। जी, जिस पर आप फिर अपना फाइल सिस्टम बनाते हैं, बिल्कुल पारंपरिक हार्ड ड्राइव की तरह। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये EC2 इंस्टेंस से स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट। स्वतंत्र, इसका क्या मतलब हुआ? अगर मान लीजिए मैंने अपना EC2 इंस्टेंस बंद कर दिया या टर्मिनेट ही कर दिया, डिलीट कर दिया, तो क्या इस ड्राइव का डेटा भी चला जाएगा? ये जानना तो बहुत जरूरी है। देखिए, यही ईबीएस की सबसे बड़ी खासियत है। ये पर्सिस्टेंट स्टोरेज है, स्थायी। पर्सिस्टेंट। हाँ, अगर आप EC2 इंस्टेंस को रोकते हैं, मतलब स्टॉप करते हैं, या हटाते भी हैं, टर्मिनेट करते हैं, तो भी उससे जुड़ा जो ईबीएस वॉल्यूम है और उस पर जो डेटा है, वो सुरक्षित रहता है। अरे वाह। आप उस वॉल्यूम को बाद में किसी दूसरे EC2 इंस्टेंस से भी अटैच कर सकते हैं। अच्छा। ये उस स्टोरेज से बिल्कुल अलग है, जो कभी-कभी इंस्टेंस के साथ ही आता है, जिसे इंस्टेंस स्टोर कहते हैं। उसका डेटा तो इंस्टेंस बंद होते ही गायब हो जाता है। अच्छा, हाँ, वो तो टेम्पररी होता है। तो ये पर्सिस्टेंट है। ये वाकई बहुत काम की बात है, क्योंकि इंस्टेंस तो आते जाते रहते हैं, पर डेटा तो हमें चाहिए ही। बिल्कुल। आपने कहा ये EC2 इंस्टेंस से अटैच होता है। क्या इसका मतलब ये है कि ये उसी फिजिकल जगह पर मौजूद होता है जहां मेरा EC2 इंस्टेंस चल रहा है? हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण पहलू है। हर ईबीएस वॉल्यूम अमेज़न के किसी एक विशिष्ट उपलब्धता क्षेत्र यानी अवेलेबिलिटी जोन या एजी के भीतर ही रहता है। एजी, हाँ, सुना है इसके बारे में। हाँ, एक एजी असल में क्या है? एक या एक से ज्यादा डेटा सेंटर्स का समूह होता है एक ही इलाके में। तो आपका ईबीएस वॉल्यूम उसी एजी में रहेगा जिसमें आपका EC2 इंस्टेंस चल रहा है। इससे क्या होता है, उनके बीच कनेक्शन बहुत तेज रहता है, लो लेटेंसी। लो लेटेंसी। लेकिन सिर्फ एक एजी में? इसके बारे में हम बाद में थोड़ी और बात करेंगे। ये सुनने में थोड़ा सीमित सा लग रहा है। हाँ, करेंगे बात। पर पहले, मैंने सुना है कि ईबीएस के कई प्रकार होते हैं। जैसे हार्ड ड्राइव में भी अलग-अलग स्पीड और क्षमता वाली आती हैं। क्या ईबीएस में भी ऐसा है? बिल्कुल। अमेज़न ने अलग-अलग ज़रूरतों और बजट के हिसाब से कई तरह के ईबीएस वॉल्यूम बनाए हैं। इनको हम मोटा-मोटा दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, एक एसएसडी आधारित और दूसरा एचडीडी आधारित। एसएसडी और एचडीडी, ये नाम तो सुने हुए हैं। एसएसडी मतलब तेज रफ्तार वाला, है ना? हाँ, बिल्कुल। एसएसडी आधारित जो वॉल्यूम हैं, वो ज़्यादा आईओपीएस देते हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस प्रति सेकंड। आईओपीएस, हाँ। ये उन्हें छोटे रैंडम रीड राइट ऑपरेशंस के लिए बेहतरीन बनाता है। इस श्रेणी में सबसे आम और आजकल जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है जनरल पर्पस एसएसडी, खासकर जीपी3। जीपी3, ये जैसे डिफॉल्ट ऑप्शन होता है क्या? ज्यादातर लोग यही लेते हैं। हाँ, कह सकते हैं। जीपी3 जो है वो प्रदर्शन और कीमत के बीच एक बहुत अच्छा संतुलन देता है।
ये सिस्टम बूट वॉल्यूम के लिए, मतलब जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, अच्छा। उसके लिए, वर्चुअल डेस्कटॉप्स के लिए, छोटे मध्यम डेटाबेस या डेवलपमेंट टेस्टिंग एनवायरनमेंट, इन सब जैसे बहुत सारे कामों के लिए एक बढ़िया शुरुआती बिंदु है। हम्म। पहले GP2 ज़्यादा चलता था, पर अब GP3 आ गया है। चौकसर बेहतर बेसलाइन परफॉर्मेंस देता है और कई बार सस्ता भी पड़ता है, तो अब लोग ज़्यादातर GP3 ही चुनते हैं। ओके। और अगर किसी को इससे भी ज्यादा तेज रफ्तार चाहिए हो, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा प्रोडक्शन डेटाबेस है जिसपे लगातार हजारों ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तब? उस स्थिति के लिए है प्रोविजन्ड IOPS SSD। इसमें आते हैं IO1 और खासकर IO2 ब्लॉक एक्सप्रेस। प्रोविजन्ड आईओप्स। हाँ, प्रोविजन का मतलब है कि आप पहले से तय करते हैं कि आपको कितने IOPS की जरूरत है। आप AWS को बताते हैं और अमेजन उस प्रदर्शन की गारंटी देता है। अच्छा, गारंटीड परफॉर्मेंस। बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा प्रदर्शन वाले वॉल्यूम्स हैं। ये मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए हैं। बहुत बड़े डेटाबेस जैसे ओरेकल या SQL सर्वर, या कोई भी ऐसा काम जहां लेटेंसी बहुत कम चाहिए और प्रदर्शन लगातार एकदम टॉप पे चाहिए। स्वाभाविक है, ये सबसे महंगे भी होते हैं। हाँ, वो तो होगा ही। IO1 भी एक विकल्प है, पर IO2 बेहतर ड्यूरेबिलिटी देता है और IOPS और स्टोरेज साइज का रेशो भी उसमें ज्यादा अच्छा मिलता है। समझ गई। तो SSD वाले हो गए एक सामान्य कामों के लिए GP3 और एक बिल्कुल हाई एंड परफॉर्मेंस के लिए IO2। अब HDD वाले विकल्पों का क्या? वो कब काम आते हैं? वो तो सस्ते होते होंगे। हाँ, HDD आधारित वॉल्यूम सस्ते होते हैं और ये IOPS के बजाय थ्रूपुट के लिए ऑप्टिमाइज्ड होता है। थ्रूपुट मतलब डेटा ट्रांसफर रेट, कितनी तेजी से बड़ी फाइलें पढ़ी या लिखी जा सकती हैं। बिल्कुल, इसमें पहला है थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड HDD, जिसे ST1 कहते हैं। ST1 थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड, तो ये बड़ी फाइलों के लिए अच्छा है, जैसे वीडियो प्रोसेसिंग हो गया या डेटा वेयरहाउस टाइप कुछ। एकदम सही। ST1 बड़े डेटा वॉल्यूम्स और हाई थ्रूपुट वाले कामों के लिए बढ़िया है, जैसे लॉग प्रोसेसिंग है, बिग डेटा एनालिसिस, मान लीजिए हडूप या स्पार्क क्लस्टर्स चला रहे हैं, या डेटा वेयरहाउसिंग, जहां आपको बड़ी मात्रा में डेटा को क्रमबद्ध तरीके से, मतलब सीक्वेंशियली एक्सेस करना होता है। वहां ये लागत प्रभावी हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, इसे आप बूट वॉल्यूम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब इसे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं कर सकते। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है, बूटिंग के लिए नहीं है ST1। और सबसे सस्ता वाला कौन सा है? मान लीजिए मुझे डेटा बस आर्काइव करना है, जिसमें शायद ही कभी देखूंगी। उसके लिए है कोल्ड HDD, यानी SC1। ये EBS का सबसे कम खर्चीला प्रकार है, एकदम सस्ता। कोल्ड HDD SC1। हाँ, ये उन बड़े डेटा सेट्स के लिए हैं जिन तक बहुत ही कम पहुंचा जाता है, जहां लागत सबसे बड़ा फैक्टर है, जैसे पुराने आर्काइव्स हो गए या बैकअप, जिन्हें शायद ही कभी एक्सेस करना पड़े। S1 की तरह इसे भी बूट वॉल्यूम की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ओके, तो चुनाव करते समय मुख्य सवाल ये हुए, क्या मुझे बूट वॉल्यूम चाहिए? अगर हाँ, तो GP3 या IO2 में से चुनना होगा। सही। फिर देखना होगा कि मुझे IOPS ज्यादा चाहिए या थ्रूपुट, डेटा कितनी बार एक्सेस होगा, और आखिर में मेरा बजट क्या है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इन्हीं सवालों के जवाब आपको सही वॉल्यूम प्रकार तक ले जाएंगे। गलत चुनाव किया तो या तो आप जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च कर देंगे, या फिर एप्लीकेशन धीमा चलेगा। बिल्कुल, या फिर एप्लीकेशन का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं होगा जितनी जरूरत है। ठीक है, ये वॉल्यूम के प्रकार तो समझ आ गए। अब उस पहले वाले पॉइंट पर वापस आते हैं, डेटा का सुरक्षित रहना। आपने कहा कि इंस्टेंस डिलीट होने पर भी EBS वॉल्यूम बचा रहता है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मान लीजिए वॉल्यूम खुद ही किसी वजह से फेल हो जाए, हार्डवेयर फेलियर हो सकता है, या गलती से मुझसे ही डेटा डिलीट हो जाए, तब क्या? हाँ, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। एक क्षण का, एक पर्टिकुलर टाइम का बैकअप होते हैं, पॉइंट इन टाइम बैकअप। ये आपके डेटा की सुरक्षा के लिए बेहद बेहद जरूरी हैं। तो ये स्नैपशॉट कहाँ सेव होते हैं? क्या ये भी उसी AZ में रहते हैं जहां मेरा वॉल्यूम है? क्योंकि अगर AZ ही डाउन हो गया तो फिर बैकअप का क्या फायदा हुआ? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और यही स्नैपशॉट्स की असली ताकत छुपी है। Amazon इन स्नैपशॉट्स को EBS वॉल्यूम से अलग जगह स्टोर करता है। अलग? कहाँ? वो इन्हें अपनी एक और बेहद टिकाऊ और बहुत बड़ी स्टोरेज सर्विस S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस में स्टोर करता है। ओह, S3 में? ये तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि S3 तो बहुत ड्यूरेबल माना जाता है। हाँ, S3 डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि वो डेटा को अपने आप कई डिवाइसेस और कई सुविधाओं फैसिलिटीज में फैला कर रखता है। इससे स्नैपशॉट्स अत्यधिक सुरक्षित हो जाते हैं, उस वॉल्यूम के AZ से कहीं ज्यादा सुरक्षित। वाह, मतलब अगर AZ डाउन भी हो जाए, मेरा स्नैपशॉट S3 में सेफ है। तो इनका इस्तेमाल सिर्फ डेटा रिकवरी के लिए होता है?
अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? डेटा रिकवरी मतलब डिजास्टर रिकवरी, तो इनका प्राथमिक उपयोग है ही। अगर वॉल्यूम करप्ट हो जाए या डेटा लॉस हो तो आप स्नैपशॉट से वॉल्यूम को पुरानी स्थिति में वापस ला सकते हैं। लेकिन इनके और भी कई फायदे हैं, बहुत शक्तिशाली उपयोग हैं। जैसे आप किसी मौजूदा स्नैपशॉट से एक या कई नए EBS वॉल्यूम बना सकते हैं। नए वॉल्यूम? मतलब कॉपी बन जाएगी? हाँ, बिल्कुल। ये किसी वॉल्यूम को क्लोन करने का एक बहुत आसान तरीका है। क्लोनिंग, हाँ ये तो काम आ सकता है, जैसे टेस्टिंग के लिए या कोई नया एनवायरनमेंट सेटअप करना हो तो। और कुछ? एक और बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है, आप स्नैपशॉट्स को एक AWS रीजन से दूसरे रीजन में कॉपी कर सकते हैं। ओ, एक रीजन से दूसरे रीजन में? हाँ, मान लीजिए आपका काम मुंबई रीजन में चल रहा है, पर आप डिजास्टर रिकवरी के लिए या शायद किसी कंप्लायंस नियम के तहत डेटा की एक कॉपी लंदन रीजन में भी रखना चाहते हैं। हाँ, हो सकता है। तो आप बस स्नैपशॉट को मुंबई से लंदन कॉपी कर दीजिए। ये डेटा माइग्रेशन का भी एक तरीका है, अगर आप अपना पूरा एप्लीकेशन ही किसी दूसरे रीजन में ले जाना चाहते हैं। रीजनल कॉपी तो ये सिर्फ बैकअप नहीं है, ये तो माइग्रेशन और पूरी डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग का एक अहम हिस्सा बन गया। बिल्कुल। ये स्नैपशॉट लेते कैसे हैं? मतलब क्या हर बार पूरा का पूरा वॉल्यूम कॉपी होता है S3 में? मान लीजिए 1 टेराबाइट का वॉल्यूम है, तो क्या हर बार 1 TB डेटा ट्रांसफर होगा? इसमें तो बहुत समय लगेगा और S3 का स्टोरेज कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाएगा। नहीं, यही अमेज़न की इंजीनियरिंग काम आती है। स्नैपशॉट्स वृद्धिशील होते हैं, इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब आप पहला स्नैपशॉट लेते हैं तब हाँ, उस समय वॉल्यूम का पूरा डेटा S3 में सेव होता है, वो फुल बैकअप होता है। ठीक है, पहला वाला फुल। लेकिन उसके बाद के हर स्नैपशॉट में Amazon सिर्फ उन्हीं डेटा ब्लॉक्स को पहचान कर सेव करता है जो पिछले स्नैपशॉट के बाद से बदले हैं, सिर्फ चेंजेस। क्या बात है, सिर्फ बदले हुए ब्लॉक्स? अरे वाह, तो इससे तो बैकअप बहुत तेजी से हो जाता होगा। हाँ, तेजी से भी होता है और S3 में जगह भी कम लगती है। और कॉस्ट भी कम आती होगी फिर तो। बिल्कुल, इससे बैकअप का समय और स्टोरेज लागत दोनों काफी कम हो जाते हैं। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आप स्नैपशॉट से वॉल्यूम रिस्टोर करते हैं तो AWS बैकग्राउंड में उन सभी इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट्स को मिलाकर आपको पूरा का पूरा वॉल्यूम ही देता है। यूजर के लिए यह प्रोसेस एकदम आसान रहता है। ये इंक्रीमेंटल बैकअप का कॉन्सेप्ट वाकई बहुत प्रभावशाली है, कमाल है। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसे हमने पहले छेड़ा था कि EBS वॉल्यूम सिर्फ एक अवेलेबिलिटी जोन यानी AZ में होता है। आपने कहा था ये सीमित लग सकता है, इसका उपलब्धता पर मतलब अवेलेबिलिटी पर क्या असर पड़ता है? हाँ, ये EBS के डिजाइन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और आप कह सकते हैं कि ये इसकी एक सीमा भी है, क्योंकि एक वॉल्यूम फिजिकली सिर्फ एक AZ में मौजूद होता है। अगर किसी भी कारण से मान लीजिए कोई बड़ा पावर आउटेज हो गया या कोई नेटवर्क फेलियर हो गया या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई और वो पूरा का पूरा AZ ऑफलाइन हो जाता है, भगवान न करे, पर हाँ हो सकता है। हाँ, तो उस AZ में स्थित आपके सभी EBS वॉल्यूम्स और उनसे जुड़े जो EC2 इंस्टेंस हैं वो अस्थायी रूप से अनुपलब्ध हो जाएंगे, आप उन तक पहुंच नहीं पाएंगे। ओह, मतलब अगर AZ डाउन हुआ तो मेरा एप्लीकेशन भी डाउन। ये तो उपलब्धता के लिए एक बड़ा रिस्क लगता है। हाँ, ये एक रिस्क है। इससे बचने का क्या तरीका है और AWS ने इसे ऐसा क्यों डिजाइन किया? कोई खास वजह? मल्टी AZ क्यों नहीं बनाया इसे? देखिए, इसके डिजाइन के पीछे मुख्य कारण है प्रदर्शन और लागत। डेटा को एक AZ में रखने से क्या होता है, EC2 इंस्टेंस और वॉल्यूम के बीच लेटेंसी मतलब देरी बहुत कम होती है। अच्छा, स्पीड के लिए? हाँ, जो प्रदर्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर डेटा को रियल टाइम में कई AZ में कॉपी करते रहेंगे तो उससे लागत भी बढ़ेगी और जटिलता भी। बात तो सही है। जहां तक बचने के तरीके की बात है, यहीं पर स्नैपशॉट्स फिर से काम आते हैं। फिर से स्नैपशॉट्स? हाँ, अगर एक AZ अनुपलब्ध हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने वॉल्यूम का सबसे हालिया स्नैपशॉट लीजिए जो S3 में सुरक्षित रखा है। हाँ। उसका उपयोग करके उस वॉल्यूम को किसी दूसरे जो ठीक ठाक चल रहा हो उस AZ में तुरंत रिस्टोर कर सकते हैं और फिर अपने EC2 इंस्टेंस को उस नए वॉल्यूम के साथ वहां लॉन्च कर सकते हैं। अच्छा, तो स्नैपशॉट से दूसरे AZ में रिकवर कर सकते हैं। मतलब EBS वॉल्यूम खुद तो टिकाऊ है, ड्यूरेबल है, डेटा आसानी से नष्ट नहीं होता, लेकिन ये नेचुरली हाईली अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कई AZ में फैला हुआ नहीं होता। आपने एकदम सही समझा। EBS बहुत ड्यूरेबल है। Amazon इसे डेटा लॉस से बचाने के लिए डिजाइन करता है। अंदर काफी रिडंडेंसी होती है, लेकिन हाई अवेलेबिलिटी के लिए मतलब ये हमेशा उपलब्ध रहे, उसके लिए आपको अतिरिक्त योजना बनानी पड़ती है, स्नैपशॉट वाली स्ट्रैटेजी या कुछ और।
अगर किसी एप्लीकेशन को ऐसी ज़रूरत है कि वो बिना किसी रुकावट के ऑटोमेटिकली कई एजी में उपलब्ध रहे, तो फिर शायद EBS सबसे सही विकल्प ना हो। तो फिर क्या? उस स्थिति में अमेज़ॉन की दूसरी स्टोरेज सेवाएं हैं, जैसे EFS है, इलास्टिक फाइल सिस्टम। ये एक शेयर्ड फाइल सिस्टम है और ये डिज़ाइन से ही मल्टी एजी है। अच्छा, EFS मल्टी एजी है? हाँ, या फिर S3 है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज के लिए। वो भी रीजनल लेवल पर बहुत हाईली अवेलेबल और ड्यूरेबल है। तो चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि एप्लीकेशन की ज़रूरत क्या है। ये एक बहुत ही ज़रूरी फ़र्क है समझने के लिए, ड्यूरेबिलिटी बनाम अवेलेबिलिटी, और कब EBS चुने, कब EFS या S3, ये क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। अब बात करते हैं सुरक्षा की, सिक्योरिटी। आजकल डेटा सुरक्षा सबसे ऊपर है। क्या EBS पर रखे डेटा को एन्क्रिप्ट किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। EBS डेटा सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन का पूरा समर्थन करता है और ये काफ़ी आसानी से मैनेज भी हो जाता है। बल्कि मैं कहूँगा कई संगठनों के लिए तो ये अब एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, करना ही चाहिए। ये एन्क्रिप्शन कैसे काम करता है? मतलब क्या डेटा सिर्फ जब स्टोर होता है तब एन्क्रिप्टेड रहता है, या जब इंस्टेंस और वॉल्यूम के बीच ट्रांसफर होता है उस समय भी? दोनों तरह से। पहला है रेस्ट पर एन्क्रिप्शन, यानी एन्क्रिप्शन एट रेस्ट। जब आप इस ऑप्शन को चुनते हैं, और ये वॉल्यूम बनाते समय बस एक चेकबॉक्स टिक करने जितना आसान हो सकता है, अच्छा। तो वॉल्यूम पर स्टोर किया गया सारा डेटा अपने आप एन्क्रिप्ट हो जाता है। और इसके साथ ही उस वॉल्यूम से बनाए गए जितने भी स्नैपशॉट्स होंगे वो भी ऑटोमेटिकली एन्क्रिप्टेड ही बनेंगे। और दूसरा? ट्रांजिट वाला। हाँ। दूसरा है ट्रांजिट में एन्क्रिप्शन, यानी एन्क्रिप्शन इन ट्रांजिट। जो डेटा EC2 इंस्टेंस और उससे जुड़े EBS वॉल्यूम के बीच ट्रांसफर होता है वो भी एन्क्रिप्टेड होता है, बशर्ते आप हाल के नए इंस्टेंस प्रकारों का उपयोग कर रहे हों। ये काफी हद तक ऑटोमेटिक होता है। अच्छा, दोनों तरह से सुरक्षा है। और ये एन्क्रिप्शन की जो चाबियां होती हैं, कीज, उन्हें कौन मैनेज करता है? क्या वो हमें संभालनी पड़ती हैं? वो तो सिरदर्द हो सकता है। नहीं, अमेज़ॉन इसे AWS की मैनेजमेंट सर्विस यानी KMS के जरिए काफी सरल बना देता है। KMS, हाँ। आप या तो AWS द्वारा मैनेज की जाने वाली डिफ़ॉल्ट कुंजियों का उपयोग कर सकते हैं, वो सबसे आसान है। या अगर आपको ज्यादा कंट्रोल चाहिए तो आप अपनी खुद की ग्राहक प्रबंधित कुंजियां, कस्टमर मैनेज कीज या CMKs बना सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। KMS पीछे की सारी जटिलताओं को संभाल लेता है। ओके। और अगर मेरा वॉल्यूम इनक्रिप्टेड है तो उसके स्नैपशॉट्स भी इनक्रिप्टेड होंगे, और उन स्नैपशॉट से अगर मैं नया वॉल्यूम बनाऊं तो वो भी इनक्रिप्टेड ही रहेगा। हाँ बिल्कुल, ये एन्क्रिप्शन पॉलिसी अपने आप लागू होती है। एन्क्रिप्टेड वॉल्यूम, एन्क्रिप्टेड स्नैपशॉट, एन्क्रिप्टेड नया वॉल्यूम, ये चेन बनी रहती है। ये डेटा सुरक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करता है। तो किन स्थितियों में इनक्रिप्शन को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए? कब ये मस्ट हैव जैसा है? देखिए, जब भी आप संवेदनशील डेटा स्टोर कर रहे हो, जैसे किसी की पर्सनल जानकारी है, वित्तीय डेटा है, हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, हाँ। या जब आपको कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंस आवश्यकताओं का पालन करना हो, जैसे हेल्थ केयर के लिए HIPAA है, PCI DSS है, पेमेंट कार्ड्स के लिए GDPR है यूरोप में। इन स्थितियों में EBS एन्क्रिप्शन का उपयोग करना लगभग अनिवार्य जैसा ही है। ये आपके डेटा को अनधिकृत पहुंच से बचाने की एक बहुत महत्वपूर्ण परत है। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है हमने EBS के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर काफी गहराई से बात कर ली है। वॉल्यूम टाइप्स, स्नैपशॉट्स, अवेलेबिलिटी, एन्क्रिप्शन, सब कवर हो गया। हाँ, काफी कुछ कवर हो गया है। चलिए एक बार मुख्य बातों को जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि श्रोताओं के लिए ये याद रखना आसान हो जाए। हाँ जरूर। सबसे पहले EBS, ये EC2 इंस्टेंस के लिए ब्लॉक लेवल का स्थायी स्टोरेज है, जैसे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। और महत्वपूर्ण बात, ये हमेशा एक ही अवेलेबिलिटी जोन में रहता है। बिल्कुल। फिर इसके प्रकार हैं, प्रदर्शन और लागत के आधार पर। GP3 जनरल पर्पस SSD, ज्यादातर कामों के लिए बेस्ट बैलेंस। हाँ, IO2 प्रोविजन IOPS SSD, टॉप परफॉर्मेंस, जैसे बड़े डेटाबेस के लिए। SC1 थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड HDD, बिग डेटा लॉग्स वगैरह के लिए। और SC1 कोल्ड HDD, सबसे सस्ता आर्काइव डेटा के लिए। और याद रखने वाली बात, बूट वॉल्यूम के लिए सिर्फ SSD वाले ही चलेंगे, GP3 या IO2। सही। फिर आते हैं स्नैपशॉट्स पर। ये इंक्रीमेंटल बैकअप हैं जो बहुत ज्यादा टिकाऊ S3 में स्टोर होते हैं। और ये सिर्फ डेटा रिकवरी के लिए नहीं है, बल्कि वॉल्यूम क्लोनिंग, डिजास्टर रिकवरी, दूसरे एजी में रिस्टोर करके और रीजनल माइग्रेशन या बैकअप के लिए भी बहुत काम के हैं। बिल्कुल। और आखिर में सुरक्षा।
EBS इंक्रिप्शन को सपोर्ट करता है, रेस्ट पर भी और ट्रांजिट में भी। इसे AWS KMS से आसानी से मैनेज किया जा सकता है। और ये संवेदनशील डेटा और कंप्लायंस के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, और शायद सबसे अहम बात जो याद रखनी है वो ये कि EBS तब चुना जाता है जब आपको एक EC2 इंस्टेंस के लिए एक डेडिकेटेड ब्लॉक लेवल ड्राइव की जरूरत हो। हाँ, ये S3 से बिल्कुल अलग है, जो कि ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, वेबसाइट होस्टिंग, फाइल्स रखने के लिए, और EFS से भी अलग है, जो एक शेयर्ड मल्टी एजी फाइल सिस्टम है, जिसे कई इंस्टेंस एक साथ यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही। हर AWS स्टोरेज सर्विस का अपना एक खास काम है, अपना यूज केस है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। एकदम। तो ये थी Amazon EBS पर हमारी आज की विस्तृत चर्चा। हमने इसकी नींव, इसके विभिन्न रूपों, बैकअप रणनीतियों और सुरक्षा उपायों को समझा। ये वाकई EC2 के साथ काम करते समय स्टोरेज पहेली का एक अनिवार्य टुकड़ा है। हाँ, है तो। और यहाँ एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा जो इस पूरी चर्चा से मेरे मन में आ रहा है। हाँ, बताइए। देखिए, हमने सब जान लिया अलग अलग EBS वॉल्यूम प्रकार, स्नैपशॉट्स, एन्क्रिप्शन, ये सब सुविधाएं। ये सब जानना तकनीकी रूप से उपयोगी है, नो डाउट। लेकिन असली चुनौती और शायद असली कला तब सामने आती है जब किसी खास एप्लीकेशन या वर्कलोड के लिए सही स्टोरेज समाधान चुनना होता है। सही चुनाव करना, हाँ, वो मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। आपको सोचना पड़ता है क्या प्रदर्शन की जरूरत IOP गहन है या थ्रूपुट गहन, लागत कितनी महत्वपूर्ण है, क्या सिंगल AZ उपलब्धता काफी है या एप्लीकेशन को मल्टी AZ रेजिलियंसी चाहिए, जिसके लिए शायद EFS बेहतर हो। डेटा सुरक्षा और कंप्लायंस की क्या जरूरतें हैं। इतने सारे फैक्टर्स हैं। हाँ, इन सभी प्रतिस्पर्धी जरूरतों, परफॉर्मेंस, कॉस्ट, अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी, इनके बीच सही संतुलन खोजना ये एक जटिल निर्णय हो सकता है। ये सोचना दिलचस्प है कि वास्तविक दुनिया के जो सिनारियो होते हैं उनमें इन ट्रेड ऑफ्स को कैसे नेविगेट किया जाता है ताकि सबसे अच्छा बेस्ट फिट स्टोरेज समाधान मिल सके। ये वाकई एक बहुत अच्छा पॉइंट है और सोचने वाली बात है। शायद भविष्य में हम इस पर भी बात कर सकते हैं, स्टोरेज समाधान चुनते समय इन ट्रेड ऑफ्स को कैसे संतुलित किया जाए। हाँ, जरूर। खैर, आज की इस ज्ञानवर्धक बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफी कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद, मुझे भी मजा आया।